प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने बात की विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपों के प्रकार और खासकर प्रक्षेपों की रचना विधि के आधार पर जो प्रक्षेपों का प्रकार हम निर्धारित कर सकते हैं उसकी बात की। बेलनाकार प्रक्षेप, शंक्वाकार प्रक्षेप, मध्य प्रक्षेप और किस तरीके से हम संदर्श और असंदर्श प्रक्षेपों में अंतर कर सकते हैं, किस तरीके से प्रकाश के स्रोत से जब समतल कागज पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल की छाया पड़ती है तो उसके आधार पर जब हम प्रक्षेपों की रचना करते हैं तो वो संदर्श प्रक्षेप कहलाते हैं। ये सारी बातें हमने की। गणितीय परिकलन के आधार पर जब हम प्रक्षेपों की रचना करते हैं तो वे असंदर्श प्रक्षेप कहलाते हैं। ये बात भी हमने की। अब हम आज जो बात करना चाहते हैं, मैं आपको प्रक्षेपों की रचना विधि कराऊंगी जो आपको फाइल में बनानी है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले हम इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को पढ़ लें। पहले जो सैद्धांतिक पक्ष है, पहले जो विवरणात्मक पक्ष है उसको हम पढ़ लें तो आप बेहतर तरीके से बनाते समय उन चीज़ों को रिकॉल कर सकेंगे और उसको कोरिलेट कर सकेंगे। प्रक्षेपों का चयन कैसे किया जाए इस पर हम बात करते हैं। मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बात की थी, जहां पर हम अपनी बात खत्म किए थे पिछले लेक्चर में, कि हमें अपने उद्देश्य के आधार पर प्रक्षेप का चयन करना पड़ता है। हमें किसी क्षेत्र का कैसा अध्ययन करना है, किस उद्देश्य के रूप में के लिए अध्ययन करना है, उस आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि उस प्रदेश का अध्ययन का कौन से प्रक्षेप के आधार पर मानचित्र बनना चाहिए। मतलब उसमें कौन सी विकृति नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत विकृति हर प्रक्षेप पे मिलेगी, आपको हर प्रक्षेप के आधार पर मिलेगी। बहुत छोटे क्षेत्र के प्रक्षेप तो फिर भी हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल बेलनाकार, जहाँ भूमध्य रेखा को टच कर रहा है वो शुद्धता मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे हम प्रक्षेपण तल की स्थिति से दूर जाएंगे वैसे वैसे उसमें विकृति मिलती है। तो हमें ये सोचना पड़ता है कि अगर हमें ये कहा जाए, कई बार आपसे एग्जामिनर वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि अगर इस उद्देश्य से इस प्रदेश का मानचित्र बनाना हो तो आप कौन से प्रक्षेप की मदद लेंगे। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि किस उद्देश्य से, किस प्रकार से प्रक्षेप का चयन किया जाता है। तो प्रक्षेपों के चयन की बात आज हम करेंगे। देखिए, ये तो सच है कि मानचित्र प्रक्षेप अनेक प्रकार के होते हैं और अब तक कोई भी ऐसा प्रक्षेप नहीं बन पाया है जिसमें संपूर्ण गोलाकार पृथ्वी को पूरी तरीके से, हर तरह से उसकी आकृति के अनुसार, उसके क्षेत्रफल के अनुसार पूरी शुद्धता के साथ दर्शाया जा सके। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों को ही हम शुद्धता से दर्शा सकते हैं। अब ऐसे में एक तो होते हैं, हमें मानचित्रों के प्रकार को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें एक है डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स, वितरण मानचित्र। जब वितरण मानचित्र का मतलब है कि किसी भी तत्व के वितरण को उस क्षेत्र विशेष में किस प्रकार से दिखलाया जाए। और जब हम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं तो हमें एरिया करेक्ट चाहिए, क्षेत्रफल सही चाहिए। इसीलिए वितरण मानचित्रों को बनाने के लिए जब प्रक्षेपों की रचना की जाती है तो हमेशा ये ध्यान में रखा जाता है कि जिस भी प्रदेश में किसी भी तत्व का वितरण दिखाना है, उस प्रदेश के क्षेत्रफल को शुद्धता से कौन सा प्रक्षेप दर्शा सकता है, बना सकता है। इस दृष्टिकोण से मानचित्र की रचना की जाती है और मानचित्र की रचना के लिए प्रक्षेप की रचना की जाती है। वितरण मानचित्रों के लिए, जैसा कि मैंने कहा, सम क्षेत्रफल प्रक्षेप की आवश्यकता होती है जिससे उस पर बने हुए मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्रों की परस्पर तुलना की जा सके। मतलब कोई क्षेत्र बड़ा है, कोई छोटा है, कहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा, कोई प्रोडक्शन या किसी भी चीज़ का वितरण, कहाँ कोई चीज़ ज़्यादा मिल रही है, कहाँ कम मिल रही है, ये जानने के लिए ये ज़रूरी है कि एरियाज करेक्ट हो, क्षेत्रफल करेक्ट हो। इसीलिए वितरण मानचित्रों के लिए सम क्षेत्रफल प्रक्षेपों का सहारा लिया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए, जैसे कि बेलनाकार सम क्षेत्रफल प्रक्षेप सबसे उपयोगी होते हैं। उष्णकटिबंधीय मानचित्र यानी जो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में, जैसे हमें अगर चावल के उत्पादन का वितरण दिखाना है तो हमें बेलनाकार सम क्षेत्रफल प्रक्षेप लेना होगा। सम क्षेत्रफल इसलिए कि वितरण सम क्षेत्रफल प्रक्षेपों में सही तरह से दर्शाया जा सकता है, और बेलनाकार इसलिए कि हमें उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में वितरण दिखाना है। और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मतलब है भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्र, भूमध्य रेखा से कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र। और इन क्षेत्रों पर जब हम कागज को बेलन के रूप में, बेलन की तरह लपेटते हैं तो इन अक्षांशों को कागज टच करता है और ये क्षेत्र शुद्धता के साथ इस कागज पर इनकी अक्षांश देशांतर रेखाओं की परछाई पड़ती है और उस आधार पर निर्मित जो प्रक्षेप है वो शुद्ध प्रक्षेप है इन प्रदेशों की दृष्टि से। इसलिए बेलनाकार सम क्षेत्रफल प्रक्षेप को उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में किसी भी तत्व के वितरण को दर्शाने के लिए बनाया जाता है।
इसी प्रकार से अगर समस्त संसार के वितरण मानचित्र बनाने हो तो हम मॉलवीड या साइनोसॉइडल प्रक्षेप का सहारा लेते हैं, जो मैंने पहले भी कहा था कि संपूर्ण पृथ्वी पूरी शुद्धता के साथ नहीं दर्शाई जा सकती, लेकिन फिर भी काफी हद तक ये शुद्ध प्रोजेक्शन देते हैं, शुद्ध चित्र देते हैं, निरूपण देते हैं, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब बेलनाकार समक्षेत्रफल में बनाएंगे तो ध्रुवीय क्षेत्रों और मध्य अक्षांशीय क्षेत्र तो बहुत ही बिगड़ जाएंगे, इसलिए साइनोसॉइडल या मॉलवीड का जो विश्व मानचित्र है उसका प्रयोग किया जाता है, जो विश्व मानचित्र बनाने के लिए जो प्रक्षेप है उनका प्रयोग किया जाता है। अब ये कि जनरल पर्पज, सामान्य उद्देश्य के लिए जब हम मानचित्र बनाते हैं, जैसे आपके एटलसेस में मिलते हैं पॉलिटिकल मैप्स या फिजिकल मैप्स, वो उनमें हम ये सोचेंगे कि अगर मान लीजिए हमें महासागरीय धाराएं दिखानी है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क दिखाना है, नहरें दिखानी है, जलमार्ग दिखाने हैं, ऐसे में हम हमेशा मर्केटर प्रक्षेप का प्रयोग करते हैं जो कि शुद्ध दिशा प्रक्षेप है। किंतु उच्च अक्षांशों के लिए कई बार सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि 80-85 डिग्री से ऊपर ध्रुव कभी भी मर्केटर प्रक्षेप में नहीं दिखाया जा सकता। इसलिए कई बार उच्च अक्षांशों के लिए हम इस उद्देश्य को दूसरे प्रक्षेपों से पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकांशतः अगर ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो सही दिशा दर्शाने के लिए मर्केटर प्रक्षेप सबसे उपयुक्त होता है। फिर है, अगर हमें महाद्वीपों के मानचित्र बनाने हैं, कॉन्टिनेंट्स के जब मैप्स बनाने होते हैं, तो उसके लिए हम ये ध्यान रखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है वो पर्टिकुलर महाद्वीप, और उसका देशांतरीय विस्तार कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रक्षेप उसके लिए चुनेंगे। एक ही गोलार्ध में सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पूरा का पूरा महाद्वीप आ गया, या सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में पूरा का पूरा महाद्वीप आ गया, और अगर कम देशांतरीय विस्तार वाला महाद्वीप है तो उसके लिए बोन प्रक्षेप उपयोगी होता है। बोन प्रक्षेप जो होता है वो मध्य अक्षांशों में सर्वाधिक शुद्धता के साथ बनाया जा सकता है, तो इस प्रकार के जो प्रदेश हैं उनके लिए बोन प्रक्षेप उपयोगी होता है। और वे महाद्वीप जिनका विस्तार दोनों गोलार्धों में है, जैसे एशिया है, दोनों गोलार्धों में है अगर, तो फिर विश्व का बहुत बड़ा हिस्सा दिखाना पड़ता है, पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा दिखाना पड़ता है। ऐसे में साइनोसॉइडल प्रक्षेप या मॉलवीड प्रक्षेप, जो कि विश्व के मानचित्र के लिए उपयोगी है, उन्हीं का प्रयोग किया जाना उपयुक्त होता है। अब ये कि छोटे छोटे देश अगर हैं तो उनके मानचित्र के लिए उपयोगी प्रक्षेप कौन सा है, तो जो उत्तर दक्षिण दिशा में कम मतलब लंबे नहीं होते, छोटे होकर मानचित्र होते हैं, तो उनके लिए हम, और मध्य अक्षांशों में अगर है तो हम उनके लिए शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना कर सकते हैं। शंक्वाकार प्रक्षेप भी दो प्रकार के होते हैं, एक मानक अक्षांश वाले और दो मानक अक्षांश वाले। अगर क्षेत्र का विस्तार ज्यादा है किसी प्रदेश का, तो हम दो मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप का प्रयोग करते हैं, और अगर क्षेत्र का विस्तार कम है तो एक मानक अक्षांश वाले प्रक्षेप से भी काम चल सकता है। अब मानक अक्षांश क्या है ये हम चर्चा नहीं किए हैं, ये आपको बता देती हूँ। देखिए, मैंने आपको ये बताया कि जब ग्लोब के ऊपर हम शंकु लगाते हैं, जब ग्लोब के ऊपर इस तरीके से शंकु लगाया जाता है, तो वो शंकु निश्चित रूप से ध्रुव को तो टच करेगा नहीं, मध्य अक्षांशों को टच करता है। अब गोले के ऊपर वो मध्य अक्षांशों को सबको टच नहीं करता, वो बीच बीच में किसी एक दो अक्षांश को टच करेगा। तो मध्य अक्षांशों में अगर वो 45 डिग्री अक्षांश को टच कर रहा है तो 45 डिग्री मानक अक्षांश हो गई। अगर वो 40 और 60 डिग्री अक्षांशों को टच कर रहा है तो मानक अक्षांश, दो मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप बना सकते हैं। 40 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांश जो है वो मानक अक्षांश हो गए। अगर वो 30 और 60 डिग्री अक्षांशों को टच कर रहा है तो वो दो मानक अक्षांश 30 और 60 डिग्री हो गए, और दो मानक अक्षांश वाला शंकु हो गया। अब ये अंतर कैसे होगा, शंक्वाकार प्रक्षेप के और भी अंतर है, वो हम जब बनाएंगे तब बताएंगे आपको। शंक्वाकार प्रक्षेप में शंकु का आकार क्या है, अगर बहुत छोटा है तो ऊपर ही रह जाएगा, थोड़ा नीचे है तो वो 60 डिग्री तक आएगा, और नीचे जाएगा थोड़ा बड़ा होगा ये वाला हिस्सा उसका, तो वो 40 डिग्री तक जाएगा, 45 डिग्री तक जाएगा, और होगा तो 40 डिग्री तक जाएगा, और नीचे जा पाएगा तो 30 डिग्री तक जाएगा। तो शंकु के आकार पर डिपेंड करता है कि हमारे उस शंकु पर किस डिग्री अक्षांश तक की छाया पड़ेगी और किस डिग्री अक्षांश तक को वो टच कर पाएगा, और वो हमारे उद्देश्य पर डिपेंड करता है कि हमें जिस प्रदेश का मानचित्र बनाना है उस प्रदेश के लिए हमें उस प्रदेश को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस प्रदेश के लगभग मध्य से गुजरता हुआ अगर मानक अक्षांश होगी तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा उस मानचित्र के लिए।
वो प्रक्षेप। तो उस आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि शंकु कितना होना चाहिए, और शंक्वाकार प्रक्षेप के आधार पर हम मानचित्र की रचना करते हैं, और उससे जो भी सामान्य अध्ययन है वो किए जा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर अध्ययन के लिए फिर सोचना पड़ेगा कि उसको दर्शाने के लिए हम किस प्रकार की प्रक्षेप की सहायता लेंगे मानचित्र बनाने के लिए। तो ये एक मोटे मोटे तौर पर हम प्रक्षेपों का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो समझ चुके हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम प्रक्षेप बनाने की प्रक्रिया पर बात करेंगे। थैंक यू।